Hello everyone. So today again we are reading the chapter 2 of geography class 8 and hopefully this will be the last part of this chapter. So हमने last previous 4 videos में क्या क्या पढ़ा है, land, soil, water and now we are reading about natural vegetation. हमने last videos में क्या क्या पढ़ा था कि land क्या है, किस तरीके से हम उसको conserve कर सकते हैं, क्या क्या उसका distribution है, क्या क्या उसके paths हैं. ओके देन हमने पढ़ा कि कैसे कैसे लैंड को हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं, राइट. और फिर हमने पढ़ा कि कंजर्व कैसे कर सकते हैं लैंड को. देन वी आर रीडिंग अबाउट सॉइल. देन वी रेड अबाउट सॉइल. फिर हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, फिर हमने लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ा, हमने एक केस स्टडी करी, एक एग्जाम्पल लिया एंड देन हमने पढ़ा कि सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है, कि सॉइल किस तरीके से दिखती है अंदर से. और फिर हमने सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स पढ़े कि क्या क्या सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स होते हैं. एंड देन हमने पढ़ा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड्स, कैसे सॉइल का डिग्रेडेशन होता है और हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को. एंड देन हमने पढ़ा वाटर का कंजर्वेशन, किस किस तरीके से वाटर की शॉर्टेज है और एंड ऑल. एंड नाउ हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. ओके सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमें बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर. जहाँ भी जिस भी कंट्री में लिथोस्फीयर हो मतलब लैंड हो, हाइड्रोस्फीयर हो मतलब वाटर हो, और एटमॉस्फेयर हो मतलब जहाँ पे एयर हो मतलब फ्रेश एयर हो और ऑक्सीजन हो, वो एटमॉस्फेयर होता है. और यहाँ जहाँ पे भी तीनों चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे. और फिर हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है, कि बायोस्फीयर के अंदर जो कि हमारे जो हम एक दूसरे से जिस तरीके से डिपेंडेंट हैं, जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, हम इंटररिलेटेड हैं हमारे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन से, उसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे सिस्टम को, लाइफ से सपोर्टिंग सिस्टम को, सर्वाइवल के लिए जो है हमारा सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. और हमने पढ़ा था कि जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल रिसोर्स है. तो नाउ we'll read from here the plants provide us. Okay, so let's begin. Plants provide us timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, gives us fruit, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and that is so essential for your studies. Okay, in the paper that is so essential for your studies. तो plants हमें क्या क्या देते हैं, सबसे पहली बात तो plants हर चीज़ है, हमारी पूरी लाइफ प्लांट और वेजिटेशन पे, हमारी वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड करती है. तो इसलिए हमें कंजर्व करना है हमारे प्लांट्स को, राइट. तो हमें इसमें बताया गया कि प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं. प्लांट्स हमें वुड देते हैं, टिम्बर देते हैं. टिम्बर इज़ वुड. ओके, तो किसके लिए वुड देते हैं, हमें हमारे फर्नीचर के लिए वुड देते हैं. कौन देते हैं, फर्नीचर डोर्स वगैरह के लिए क्या देते हैं, प्लांट्स हमें वुड देते हैं, टिम्बर देते हैं. ओके, हमें जो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सिल्क वॉर्म किस पे रहता है, मलबेरी लीव्स पे रहता है. और मलबेरी लीव्स किस पे होती हैं, ट्रीज़ पे होती हैं, प्लांट्स पे होती हैं, राइट. तो इट गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स. ऐसे ही इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे ही बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो अपना जो नेस्ट है वो क्या कहाँ पे बनाती हैं, प्लांट्स पे बनाती हैं, ट्रीज़ पे बनाती हैं, राइट. तो जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं. और प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन उसको ब्रीथ करते हैं, राइट. प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमें देते हैं ताकि हम उसको ब्रीथ कर सकें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने अंदर लेते हैं, राइट. तो वो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के अंदर. ब्रीथ मतलब सांस लेना. ओके, तो हमारी जो हमारी सॉइल होती है उसको भी प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्ट सॉइल्स सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप. सॉइल, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो हमारी जो सॉइल है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट. तो प्रोटेक्ट कैसे करती है, कैसे करते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी जो सॉइल है उसको इरोजन से बचाते हैं, लैंडस्लाइड्स से बचाते हैं, राइट. तो इसी तरीके से जो उसकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो जो सॉइल होती है, जो सॉइल के ऊपर का जो सरफेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल वही वाला जो पार्ट होता है, उस सरफेस को होल्ड करके रखते हैं प्लांट्स. ओके, सो ऐसी जो सॉइल है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, हमें क्रॉप्स को उगाने के लिए सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो हमारे प्लांट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एज अ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स वो होता है जिससे रबर बैंड बनता है। ओके, देन टर्पेंटाइल और टर्पेंटाइन ऑयल होता है जो कि मेडिसिनल ऑयल होता है एक। ओके, देन वी हैव गम, जो हमारा ग्लू होता है, जो हमारा स्टिक होता है, वो कहाँ से आता है, वो प्लांट्स से आता है। प्लांट्स जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक लेसी सा एक टेक्सचर प्रोड्यूस करते हैं जिससे गम प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो देयर आर ओके, और क्या क्या देते हैं हमें प्लांट्स, मेडिसिन देते हैं और पेपर देते हैं, जो कि हमारी स्टडीज़ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारी कॉपीज़ में जो पेपर होता है वो किससे बनता है, किससे बनता है, ट्रीज से बनता है। तो यहाँ पे एक मेडिसिनल हर्ब भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हर्ब है ब्राह्मा कमल, किससे आ रही है, वो प्लांट से आ रही है, राइट। तो प्लांट इसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिड यू नो में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वोल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डिक्लोफेनिक, अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्प्रिन, ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. तो vultures क्या होती हैं, लेट्स सी। vultures होती हैं जो कि हमारी जो बॉडीज़ होती हैं उसको डिकम्पोज करती हैं। देखो, जब कोई एनिमल मर जाता है, राइट, तो उसको डिकम्पोज होने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उस पर फीड करते हैं ताकि जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो सके ईजीली। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि जो वल्चर्स हैं वो इंडिया के अंदर किडनी फेलियर से डाई कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक किसे कहा गया है, यहाँ पे एनिमल्स को कहा गया है। जैसे कोई शीप हुई, शीप जो थी उसकी कोई तबीयत ख़राब हुई थी, उसको डिजीज़ हो गई थी, उसको पेन हो रहा था, तो डॉक्टर्स ने क्या करा, उसको एक डिक्लोफेनिक का एक फॉर्मूला आता है जो कि एक पेन किलर होता है, जिससे जो पेन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने उस शीप को वो डिक्लोफेनिक वाला फॉर्मूला दे दिया, जिससे क्या हुआ, उसके अंदर वो जो चीज़ थी वो पूरी फैल गई। तो वल्चर्स जो हैं, वल्चर्स इस चीज़ से किसी तरीके से किसी तरीके से हार्मफुल होती हैं। तो इस डिक्लोफेनिक वाली इस पेन किलर की वजह से जो वल्चर्स हैं वो किस वजह से मर रही थी, किडनी फेलियर की वजह से मर रही थी। क्योंकि इनको तो डिकम्पोज करने के लिए और उनको खाना खाने के लिए फीड करना पड़ता है एक डेड एनिमल पे, राइट। तो जैसे वो शीप मरी तो उन्होंने जैसे ही उस पर फीड करा तो क्या हुआ, वो थी डिक्लोफेनिक का जो फॉर्मूला था उसने वल्चर की किडनी पे अफेक्ट करा और जो वल्चर थी वो किडनी फेलियर से मर रही थी। तो ये हो रहा था, राइट, इंडिया के अंदर। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। तो ये जो अब क्या कर रहे हैं जो लोग हैं, वो ये जो ड्रग है, मतलब जो डिक्लोफेनिक का फॉर्मूला है, उसको बैन कराने के अंदर इनकी कोशिश जारी है। ओके, सो नाउ we'll read that paper is so essential for study. So plants क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, पेपर ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो there are innumerable uses of plants and you can add some more. तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिख रखा है कि innumerable uses of plants, तो हम उस इतने uses होते हैं प्लांट्स के कि हम उनको लिख भी नहीं सकते, राइट। तो इतने ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया हमने। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे अब, वाइल्ड लाइफ किस तरीके से हमें हमें हमारे इकोसिस्टम में हमारे लिए हेल्प करती है, राइट। तो लेट्स बिगिन। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया है कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, सारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आती हैं वो भी आते हैं। ओके, तो ये किस तरीके से हमें हेल्प करती है। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये काऊ से हमें मिल्क मिलता है, मीट आता है और हाइड्स होते हैं, हाइड्स आता है और वूल होता है। हाइड्स क्या होता है, हाइड्स होता है जो एनिमल की स्किन होती है, उससे बहुत सारे कपड़े बनते हैं, कई बार बहुत सारे मैट्स बनते हैं, तो उसको यहाँ पे हाइड्स कहा गया है। तो वो खाल होती है। ओके, तो हाइड्स मतलब खाल। ओके,
हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट्स, हाइड्स एंड वुल्फ। अब हमें इंसेक्ट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं हनी, और वो पॉलिनेशन में भी, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में भी हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि किस तरीके से एक जो प्लांट होता है उसके सीड्स उड़ के किसी और जब फ्लावर पे जाके गिरते हैं तो क्या होता है, एक और लाइफ फॉर्म ग्रो होती है, एक और लाइफ फॉर्म बॉर्न होती है। ओके, तो ये कैसे होता है, कई बार जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जो सीड्स होते हैं वो अपने साथ उड़ाकर कहाँ ले जाते हैं, दूसरे फ्लावर्स के अंदर। जैसे कि वो उड़ाकर जानबूझ के नहीं लेके जाते हैं, राइट। वो कैसे लेके जाते हैं, जैसे जो बीज होती हैं वो क्या होता है, उनका क्या 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 काम होता है, हनी के लिए, नेक्टर के लिए कलेक्ट करना, राइट। तो जो नेक्टर वो कलेक्ट करती हैं, जब वो नेक्टर कलेक्ट कर रही होती हैं तो कई बार क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो उनके जो फूट होते हैं, जिनके फीट होते हैं उस पर लग जाते हैं, और जब वो उड़ के किसी और फ्लावर पे जाती हैं तो क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और एक और न्यू लाइफ फॉर्म बन जाती है। ओके, तो ये चीज़ आप पॉलिनेशन का तो खैर आप साइंस में पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। Pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem। तो decomposer का फर्स्ट परफेक्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, वल्चर। जैसे कि मैंने वल्चर का बताया था कि हमारी जब बॉडी, कोई शीप जब मर जाती है, जब कोई भी हम जब इंसान ही मर जाते हैं तो हमें डिकम्पोज होने की ज़रूरत होती है, राइट। हमारे इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोज होने की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, कई बार वल्चर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो हम पे फीड कर लेते हैं, जो कि ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो सके और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म ना पहुँचे। ओके, सो हमारे इकोसिस्टम में वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका प्ले करते हैं, डिकम्पोजर्स का। ओके, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं, तो वो क्या हो गई, डिकम्पोजर्स हो गई वो भी एज वेल। जो इंसेक्ट्स हैं जो कि गलत इंसेक्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं, उन पे फीड कर रही हैं, तो वो क्या हो गई, डिकम्पोजर हो गई। जो वल्चर है जो कि डेड लाइफ स्टॉक पे फीड करती है, जो खाती है डेड लाइफ स्टॉक को। लाइफ स्टॉक मतलब कोई सा भी ऐसा जानवर या फिर इंसान जिस पे वो फीड कर सके। ओके, सो उस पे वो खा सकती है, तो इसकी एबिलिटी जो है वो भी एक डिकम्पोजर की तरह काम करती है। ओके, राइट। सो ये भी एक स्कैवेंजर है और ये भी एक बहुत ज़्यादा वाइटल क्लिनजर का कहा जाता है वल्चर को। ओके, सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो एनिमल्स बड़े हों या छोटे वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल रीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, जैसे कि टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। तो जो मेजर वेजिटेशन होती हैं वर्ल्ड की वो चार टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मेजर वेजिटेशन जो है वर्ल्ड की वो चार ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज़ आते हैं और क्या क्या क्लाइमेट होता है फॉरेस्ट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हाइट उनकी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और उनका जो रेनफॉल होती है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो इसीलिए वहाँ पे ह्यूज ट्रीज़ मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ट्रीज़ होते हैं, में थ्राइव मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ट्रीज़ होते हैं। तो इसीलिए जो वाटर सप्लाई जो होता है वो बिल्कुल भी उस फॉरेस्ट के अंदर कम नहीं होता। तो वो जो वाटर सप्लाई है उसको यहाँ पे अबेंडेंट कहा गया है। ओके, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा ह्यूज ट्रीज होते हैं। नाउ वील डिस्कस अबाउट व्हाट ग्रासलैंड्स आर। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ द ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूसेस। तो ग्रासलैंड्स में क्या होता है कि जो ट्रीज़ होते हैं, शॉर्ट स्टेंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड।
तो इन एरियाज़ में जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो ग्रासलैंड्स का मतलब क्या हुआ कि इनके जो ट्रीज़ हैं वो थोड़े से छोटे होंगे, उनकी हाइट तो होगी, राइट, उनकी हाइट होगी, लेकिन उनके जो ट्रीज़ होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, और जो ग्रासेस होंगे उनके मतलब जो प्लेन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, वहाँ पे जो ग्राउंड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा होंगे। ओके, जैसे कि नाम में है ग्रासलैंड्स मतलब, तो ग्रासलैंड्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे, थोड़ी सी फॉरेस्ट से छोटी हाइट के वहाँ पे ट्रीज़ होंगे। ओके, और वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है जो कि रेनफॉल है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कैसे ट्रीज़ होंगे, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल होगा यहाँ पे। ओके, जो जिससे ग्रासलैंड्स जो हैं वो बन जाएंगे। ओके, थॉर्नी श्रब्स एंड scrubs grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny waxy surface reduce or loss of moisture through transpiration. Okay, and tundra vegetation of cold polar region comprise the mosses and regions. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने फॉरेस्ट पढ़ा, फिर हमने ग्रासलैंड्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्क्रब्स क्या होते हैं, राइट। हम क्या पढ़ेंगे, इसके स्क्रब्स क्या होते हैं। तो लेट्स सी स्क्रब क्या होते हैं। स्क्रब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन स्क्रब्स के रीजन्स में, और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, और वो जो एरियाज़ होते हैं वो ड्राई एरियाज़ होते हैं। ओके, तो इनके जो इस एरिया के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन इनसाइड द लैंड होती हैं, क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनकी वो थॉर्नी होती हैं, और जिनका लीव्स का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा वैक्सी सा होता है। तो आपने कभी एलोवेरा को टच करा हो तो उसकी जो लीव्स होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, राइट। तो क्योंकि इन एरियाज़ में स्क्रब्स इसलिए होते हैं, और इसीलिए इनके जो रेनफॉल होती है वो कम होती है। तो और क्या होती है, ड्राई रीजन से मतलब समर, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एवेपोरेशन होगा। लेकिन तो जो लीव्स होती हैं ना, उनका एक वैक्सी स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ी मोटी होती हैं ताकि एवेपोरेशन ना हो सके, और जो वाटर है वो लीव्स इकट्ठा करके रखें, इसलिए वो थोड़ी मोटी होती हैं ताकि एवेपोरेशन ना हो। ओके, सो और जो इनकी रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नीचे सरफेस के अंदर होती है, और इनका थॉर्नी क्यों होती है इनकी लीव्स, ताकि जो एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ है, अब देखो जो ड्राई है, अगर एरिया जो रीजन ड्राई है तो ट्रीज़ हैं नहीं, अब जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, वो लीव्स को खाने की कोशिश करेंगे, तो लीव्स को वो एनिमल्स ना खाएं, इसलिए जो उनकी लीव्स होती हैं वो थोड़ी कांटों वाली होती हैं। थॉर्नी मतलब क्या होता है, कांटों वाली होती हैं, और वैक्सी क्यों होती है, क्योंकि ताकि एवापोरेशन ना हो, तो एंड रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ट्रांसपिरेशन किसे कहा गया कि एवोपरेशन ना हो ज़्यादा लीव्स के अंदर, तो इसीलिए जो इनकी लीव्स होती हैं वो थोड़ी वैक्सी टेक्सचर की होती है, मोटी टेक्सचर की होती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, थोड़ी कम उससे होती है, तो वो हो गया ग्रासलैंड। देन वी हैव स्क्रब, और फिर हम पढ़े हैं कि टुंड्रा क्या होता है। टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा वेजिटेशन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, कोल्ड पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे बस काई वगैरह होती है ज़्यादातर, और लीचन्स और मॉसेस क्या होते हैं, मतलब जैसे कभी आपने देखा हो एल्गी वगैरह होती है इन रीजन्स में, ज़्यादा जो ट्रीज़ होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम जिसे बोलते हैं लीचन्स वगैरह ही होते हैं, ज़्यादातर बस एल्गी वगैरह होते हैं। ओके, सो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been declared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There and is an urgent need to conserve the valuable resources. तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, नेचुरल लाइफ और वेजिटेशन को। सो
नेक्स्ट इन विरीडर्स फॉरेस्ट इज़ एज आर वेल। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? जैसे कि मैं बता रही हूँ उस पूरे चैप्टर के अंदर मेन मकसद ही मैंने ये बताया कि प्लांट्स जो हैं, हमें प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सेव करना है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हमारे वाटर को होल्ड करते हैं, वो हमारी सॉइल को होल्ड करते हैं, राइट। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं, और वो पूरे जो इकोसिस्टम है वो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है? चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज अ लॉट ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ बना रहा है, नेचुरल गैस जो है उसके अंदर क्या कर रहा है ह्यूमन, केमिकल गैसेस को वो कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो कम हो रही है। तो जो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो रेन फॉरेस्ट वगैरह हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट्स मतलब जो कि जहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबली अपने नेचर के अंदर रह सकें और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बनाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, और घर बनाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं, उनकी रहने की जगह है, वो एनिमल और प्लांट्स से छिन गई है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड। तो वल्नरेबल क्या मतलब हो गया कि बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली हैं, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली, बिल्कुल उनका जो थ्रेट है वो ये है कि वो एंडेंजर्ड हो सकती हैं, वो एक्सटेंशन में जा सकती हैं, ओके। एंडेंजर्ड और एक्सटेंशन मतलब बिल्कुल कम जिनकी स्पीशीज़ रह गई हैं, ओके। सो बहुत सारी ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि एक्सटेंशन पे ही आ गई हैं, जैसे कि टाइगर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, तो बिल्कुल वो दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns in the poaching which result in a sharp decline in the number of particular species, okay। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया है कि किस किस वजह से जो हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है वेजिटेशन को, ओके। तो let me underline the causes and we'll read the consequences later. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides, and are some of human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. तो डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है? पेड़ों का काटना। सॉइल इरोजन क्या हो रहा है? सॉइल जब लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मतलब इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर मतलब जैसे ह्यूमन जब होता है, जब कई बार आप कैंपिंग में चले जाओ, तो गलती से भी अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे आग आप छोड़ के आ जाओ, तो क्या होता है? फॉरेस्ट फायर लग जाती है, ओके। सुनामीज़ हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, और बहुत सारे ह्यूमन और कुछ और ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि ऐसे रिसोर्सेज को एक्सटेंड कर सकती हैं, ओके। सो सबसे ज़्यादा बड़ी जो कंसर्न है वो एक बहुत ये सारी जो वो हैं, सबसे बड़ी मेजर कंसर्न है पोचिंग क्या होती है? पोचिंग इज़ काइंड ऑफ किडनैपिंग ऑफ एनिमल्स सो दैट दे कैन यूज़ द सम बॉडी पार्ट्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ओके। तो क्या होता है, कई बार पोचिंग होती है, किडनैपिंग कर लेते हैं एनिमल्स की, जिससे और फिर उन एनिमल्स को किल करके उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल के उनको बेच दिया जाता है जस्ट फॉर मनी। पोचिंग होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न है एनिमल स्पीसीज़ के लिए, जैसे कि राइनोसोरस है, एलिफेंट्स हैं, उनके टीथ निकाल लिए जाते हैं कुछ मेटल्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, ओके। तो ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है। जो एनिमल्स हैं इलीगल जो ट्रेड के लिए वो
क्यों क्यों किए जाते हैं? सबसे ज़्यादा मेन रीजंस क्या होते हैं? द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नील्स, टीथ एज वेल एज फेदर्स। तो इन लोगों को वो लोग पोचिंग क्यों करते हैं, किडनैपिंग क्यों करते हैं एनिमल्स की? ताकि वो हाइड्स, स्किन्स और नेल्स, टीथ्स और हॉर्न्स और फेदर्स को बेच सकें। ओके, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ मनी। ओके, कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, दैट आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. अब हम इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं? ब्लैक बक का एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कितनी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल सी होती है। तो इसके हॉर्न्स या फिर इसकी जो स्किन होती है उसको सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग के लिए ले जाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? पोचिंग करते हैं। पोचिंग मतलब किडनैपिंग करते हैं एनिमल्स की। तो ये हम किस तरीके से इसको कंजर्व कर सकते हैं? हम इंक्रीज अवेयरनेस कर सकते हैं, हम पोस्टर्स बना सकते हैं, हम इंटरनेट पे इनके लिए ब्लॉग्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं बस। ओके, देन वी रीड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. Okay, तो यहाँ पे दे रखा है कि नेशनल पार्क जो होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। वो होते हैं कुछ ऐसे एरियाज़, नेशनल पार्क जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उससे बड़े होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, वो कंट्री टू कंट्री डिफ़र करते हैं। नेशनल पार्क स्टेट टू स्टेट, जो सिटी टू सिटी होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है स्टेट टू स्टेट, एंड बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कंट्री टू कंट्री वो डिफर करते हैं। इतने बड़े बड़े हो सकते हैं कि दूसरी कंट्री के अंदर वो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व आए। ओके, सो नेशनल पार्क्स और ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई होती हैं जो कि इससे क्या होता है, ये लोग ऐसी एक एटमॉस्फेयर उन लोगों के लिए क्रिएट कर देते हैं जिससे वो कंफर्टेबली जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ग्रो कर सके। ओके, क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स को भी बचाना ज़रूरी है। क्रीक, लेक्स और वेटलैंड्स क्या हैं? जहाँ पे हमारा वाटर इकट्ठा होता है सारा। ओके, तो इसको वाटर को बचाने के लिए भी, वाटर की डिप्लेशन के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा इनको बचाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो अगर हम कुछ स्पीशीज़ को डिस्टर्ब ना करें तो क्या होगा, जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो बच सकती हैं। ओके, और बैलेंस हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैलिफोर्निया में इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं फायर लग गई, तो किसी की गलती की वजह से लगी है उसके अंदर, राइट? सो habitats of many species due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. तो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत सारे कुछ किलिंग्स की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स की वजह से कुछ ऐसी बर्ड्स और एनिमल हैं जो बिल्कुल एक्सटेंट ही हो गई हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, या फिर वो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, they are at the verge of extinction. Okay, so now awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they can appreciate the habitat of varied species. तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला क्या है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री या फिर वन महोत्सव जो होते हैं। वन महोत्सव क्या होता है? एक फेस्टिवल होता है जो कि ट्रीज़ एंड एनिमल्स के लिए बनाया जाता है ताकि थोड़ी अवेयरनेस फैलाई जा सके, उनको बचाया जा सके। ओके, हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको बर्ड वॉच के लिए लेके जाना चाहिए, नेचर कैंप्स के लिए लेके जाना चाहिए। मैनी कंट्रीज हैव passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lion, tigers, deers,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल। तो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लॉज पास कर दिए हैं जिससे जो बर्ड्स एंड एनिमल को मारने के लिए मारना एक क्या हो गया है, जुर्म हो गया है, क्राइम हो गया है, जिसकी वजह से आपको या तो जुर्माना देना पड़ सकता है, या तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर आपको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इंडिया के अंदर लायंस, टाइगर्स, डियर्स को मारना इलीगल है, पीकॉक्स और इंडियन बस्टर्ड्स को मारना इलीगल है। तो अभी यहाँ पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाई गई है जिसका नाम है साइट्स। तो ये जो है सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स है जो जिसका ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है। ओके, सो ये जो कन्वेंशन है इसमें क्या है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं, एनिमल्स और बर्ड्स का तो ये साइट क्या करती है, उनके ऊपर उनका ट्रेड जो है वो बैन लगा रखा है, उसको एक क्राइम बना दिया गया है। ओके, तो साइट्स की यहाँ पे आपको दे रखी है कि साइट की क्या फुल फॉर्म है। तो लेट मी जस्ट अंडरलाइन। साइट्स मतलब द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora. Fauna and flora are natural vegetation and wildlife. Okay, so hereby I conclude the chapter. I hope you all have understood it well. So goodbye.